नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा हम प्रश्न इसमें दे चुके हैं। चलिए इसी श्रृंखला के तहत प्रारंभ करते हैं आज का हमारा नया अभ्यास प्रश्न। हमारा आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। तो भारत पाकिस्तान में जो कश्मीर विवाद चल रहा है उसके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य जो देश नहीं था बताना है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी है कोलंबिया और ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। जो आयोग बना था उसका सदस्य नहीं था, बल्कि कोलंबिया, अर्जेंटीना और यूएसए ये जो है ये सदस्य के रूप में नामित थे। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक कई समझौते हो चुके हैं, जिसमें शिमला समझौता, लाहौर समझौता, ताशकंद समझौता, परंतु अभी भी ये मुद्दा विवाद का बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए। तो इसमें ढेर सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से जो कारण दिए हैं इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है विरुद्ध अंतर क्षेत्रों पर दावा संबंधी समझौता, ऑप्शन बी है अखोरा अगरतला लिंक का निर्माण करना, ऑप्शन सी है बांग्लादेश मेघालय सीमा के अगल बगल सीमा बाजार स्थापित करना और ऑप्शन डी है तीस्ता नदी जल वितरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीस्ता नदी जल वितरण। यद्यपि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की सक्रिय भूमिका रही, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वहाँ जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ उससे जो भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक मित्रता का जो भाव है वो कमज़ोर हुआ। इससे दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण माहौल बनने लगा। अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जैसे शरणार्थी समस्या, अवैध प्रवासियों की समस्या, न्यू द्वीप को लेकर के विवाद और अल्पसंख्यकों की समस्या, आतंकवाद और मादक पदार्थ की तस्करी। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर के तहत भी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न रही हैं। उनमें से फिलहाल जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सही उत्तर होगा तीस्ता नदी जल वितरण विवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य वसीयत इंगित करती है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो सामान्य वसीयत से क्या तात्पर्य आपको बताना है। ऑप्शन ए मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, ऑप्शन बी समूह मानस, ऑप्शन सी एक सर्वमान्य मैं और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सामान्य वसीयत से तात्पर्य है मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, दूसरा समूह मानस और तीसरा एक सर्वमान्य मैं, ये सभी सामान्य वसीयत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पॉलिटिकल एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक या लेखक कौन है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है धर्म कुमार, ऑप्शन सी है जोया हसन और ऑप्शन डी है अतुल कोहली। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोया हसन। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है वो जोया हसन है। ये पुस्तक जो है वो 2000 में आई थी। इसके अलावा अन्य पुस्तक में डेमोक्रेसीज इन मुस्लिम सोशलिस्ट एंड एशियन एक्सपीरियंस 2007 में इनकी एक अन्य किताब आई थी। इसके अलावा 2005 में भी एजुकेटिंग मुस्लिम गर्ल्स अ कंप्रोमाइजिंग ऑफ 5 इंडियन सिटीज़। तो ये किताबें भी आप याद रखें, ये इनके द्वारा लिखी हुई किताबें। अगला प्रश्न देखेंगे, किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें किसान आंदोलन कौन सा नहीं है बताना है। विभिन्न आंदोलन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है खेड़ा आंदोलन, बी है ताबलीग आंदोलन, ऑप्शन सी है तेलंगाना आंदोलन और ऑप्शन डी है तेभागा आंदोलन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताबलीग आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ताबलीग आंदोलन मुस्लिमों द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के समय 1927 में चलाया गया था। जबकि खेड़ा आंदोलन की बात करें तो 1918 में गुजरात में किसानों के द्वारा, तेलंगाना आंदोलन की बात करें आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा अलग तेलंगाना राज्य की मांग के लिए, और तेभागा आंदोलन 1946 और 47 के दौरान बंगाल के किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया एक अभियान था। तो ये सभी लगभग किसानों से जुड़े हुए हैं, ताबलीग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। तो आपको बताना है प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। ऑप्शन दिए है ए पॉलीमार्कस, बी एडिमेंट्स, सी प्रोटागोरस और डी ग्लूकोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटागोरस। प्रोटागोरस जो है वो प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। इसके अलावा रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की एक सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसमें उसने दार्शनिक शास्त्र
न्याययुक्त आदर्श राज्य की कल्पना की है जो संवाद शैली में लिखी गई है। तो उसमें पॉलीमॉर्कस, एडिमेंट्स और ग्लोकोन ये पात्र के रूप में बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज पर कल्याण भी दबा नहीं सकता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, बी है रॉबर्ट नॉजिक, सी है फ्रेडरिक हेयक और डी है हेबरमास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जॉन रॉल्स का ये कथन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज पर कल्याण भी दबा नहीं सकता है। रॉल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद भेदमूलक सिद्धांत का प्रयोग शुरू होता है। इसमें सबसे पहले मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए बेंथम, बी जेम्स मिल, सी डेविड ह्यूम और डी प्रीस्टले। इसका सही उत्तर आपको पता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बेंथम उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। उपयोगितावाद में अधिकतम संख्या के अधिकतम हित के बारे में बातचीत की जाती है, यानी ज़्यादातर लोगों का ज़्यादातर हित हो, ये बेंथम का कथन है और ये उपयोगितावाद के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें कुछ लेख दिए हैं। ऑप्शन ए है ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है पीपुल्स वार, ऑप्शन डी है ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपुल्स वार। पीपुल्स वार जो लेख है वो माओ द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके अतिरिक्त ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट और ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये सभी माओ द्वारा लिखा गया है। पीपुल्स वार की बात करें तो ये एग्नस कोल्डर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? कारण बताना है। कारण दिए हैं, ऑप्शन ए में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के निमंत्रण पर, बी बार एट लॉ में पढ़ने के लिए, सी गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए और डी परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका घूमने के लिए। इसका उत्तर भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। वहाँ ये 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु लगभग 22 वर्ष रहे और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नेटाल इंडिया कांग्रेस जो 1894 में थी स्थापित की, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1903 में स्थापित की। ठीक है, तो ये आप, और रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे लड़ाई छिड़ी थी, तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी जिसका बाद में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी नाम किया गया, किसने संस्थापित की थी? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है एम.एन. रॉय और डी है लेनिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जिसका नाम बाद में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया के संस्थापक एम.एन. रॉय हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्थापना की थी, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किसका किया था? तो लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसको बताया था? बताना है। ऑप्शन ए है बी.जी. तिलक, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है गांधी जी और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन जो किया था वो अरविंद घोष के लिए किया था। अरविंद घोष विदेशी शासन के खिलाफ बल या हिंसक साधनों के प्रयोग की वकालत करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जॉन ब्लांडल, ऑप्शन बी आलमंड, ऑप्शन सी मॉरिस ड्यूवर्जर और ऑप्शन डी है वी ओकी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में जॉन ब्लांडल आएगा। इनने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की। ब्लांडल ने दबाव समूह का वर्गीकरण उनके निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। उनके अनुसार प्रमुख रूप से 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं, प्रथम सामुदायिक दबाव समूह और द्वितीय संघात्मक दबाव समूह। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को 2 मोटे प्रकारों में वर्गीकृत किया है? पहला प्रकार है संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक रूप से संगठित तथा विस्तृत अभिजात वर्ग। तो विद्वानों के नाम है, ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन बी रॉबर्ट मिचेल, ऑप्शन सी गायटेनो मोस्का और ऑप्शन डी कार्ल मानहीम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मानहीम।
कार्ल मानहिम ने अभिजात वर्ग को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग और अनौपचारिक रूप से संगठित तथा विस्तृत अभिजात वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत बताना है। इसमें सिद्धांत दिए हैं, पहला वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, दूसरा आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, तीसरा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना और चौथा बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। तो इसका सही उत्तर आपको खोजना है। कोड दिया है, ऑप्शन ए में है पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन बी में है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा चौथा और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा और तीसरा। यानी कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांतों में पहला दूसरा और तीसरा शामिल है, यानी वैयक्तिकता के कर्तव्यों के साथ विलय होना चाहिए, दूसरा है आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए और तीसरा है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया है, तो सामाजिकरण की क्या प्रक्रिया बताना है। विशिष्ट है, दूसरा सार्वभौम, तीसरा यंत्री या सहायक और चौथा आरोपणी। नीचे कोड के अनुसार आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन सी में है तीसरा चौथा पहला और ऑप्शन डी है चौथा दूसरा पहला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा। आधुनिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया में विशिष्ट, सार्वभौम या यंत्री या सहायक प्रक्रिया शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है। तो सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है सैनिक सरकार, बी है फाशिस्ट या अधिनायकवादी सरकार, सी है साम्यवादी सरकार और डी है संसदीय रूप की सरकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय रूप की सरकार। सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार नहीं कहलाती है। इसके अलावा जो अन्य सरकार है जैसे सैन्य सरकार, फाशिस्ट या अधिनायकवादी सरकार और साम्यवादी सरकार, ये सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को दो मुख्य वर्गों टर्नओवर एवं हेजीमोनिक, वैचारिक तथा व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया है। तो आपको बताना है, विद्वानों के नाम है। ऑप्शन ए मायरोन मीनर तथा ला पालम्बारा और बी है जी ए आलमंड एम वर्बा, ऑप्शन सी है नील ए मैकडोनाल्ड और ऑप्शन डी है पीटर एच मर्कल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायरोन मीनर तथा ला पोलम्बरा। इन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दो पार्टियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है टर्नओवर एवं हेजीमोनिक वर्ग और दूसरा वर्ग है वैचारिक तथा व्यवहारिक वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बलवीर अरोड़ा, ऑप्शन बी है केसी वियर, ऑप्शन सी है रशीदुद्दीन खान और ऑप्शन डी है रोनाल्ड वाट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रशीदुद्दीन खान फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न। सब आल्टर्न यानी उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान निम्नलिखित में से किसका है। ऑप्शन ए है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी है रंजीत गुहा, ऑप्शन सी है रजनी कोठारी और ऑप्शन डी है जेम्स मैनर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत गुहा। सब आल्टर्न उपाश्रितों के अध्ययन के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान रंजीत गुहा ने दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार तत्व क्या है। तो शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले तत्व बताना है। ए में दिया है सिद्धांत, मानक, नियम, निर्णयन, कार्यविधियां। तो ये चार तत्व दिए हैं। ऑप्शन बी में सिद्धांत, नियम, विनियम और कार्यविधियां। ऑप्शन सी में है मानक, नियम, विनियम और पूर्वोदाहरण और ऑप्शन डी में है सिद्धांत, पूर्वोदाहरण, कार्यविधियां और परिपाटियां। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार तत्व में सिद्धांत आएगा, मानक आएगा, नियम आएगा और निर्णयन कार्यविधियां आएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। अभिकथन दिया है, धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्रों और वैयक्तिक विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। कारण आर दिया है, धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा डी में है आर सत्य है परंतु ए असत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए के तहत अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या है। तो देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र और वैयक्तिक विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और कारण है, धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन है 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में वृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नौ राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। कारण आर, राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों का आश्रित बन गई। तो आपको बताना है, सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी में है ए सत्य है परंतु आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोनों ही कथन सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। देख लेते हैं, अभिकथन ए 1980 का दशक जो भारतीय राजनीति में वृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नौ राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। ये बिल्कुल सत्य कथन है। बहुत सारी पार्टियां जो है 1980 के दशक में हम देखते हैं। कारण बताया है, राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई और बहुत से राज्य में राजकीय पार्टियां उनकी आश्रित बन गई। तो ये भी हमको बहुत से राज्यों में भी देखा जाता है। बहुत सी जो स्थानीय लेवल की पार्टियां हैं वो वर्तमान में ज़्यादा प्रभावशील हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधनों का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था? ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी है बेला बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल का राज्य, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और डी है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधनों का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो जिसमें दो सदनीय विधानमंडल नहीं है उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। सही उत्तर आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी केरल इसका सही उत्तर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में जो दो सदन है वो बिल्कुल अभी भी उपलब्ध है लेकिन केरल में नहीं है। आप इसके अलावा एक जानकारी और आपको स्पष्ट है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और राज्य के प्रथम सदन को भंग कर दिया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करती थी राज्य परिषद, लेकिन वर्तमान में राज्य परिषद उसके विधानमंडल में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो संसद की दोनों सदनों की बैठक बुलाने के लिए कौन सा आधार नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरा सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना। ऑप्शन बी विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत है। सी दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ है। और डी राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है, तो ये उसका सही उत्तर नहीं है। अगर दोनों सदनों की बैठकें बुलाना है जो अनुच्छेद 108 के अनुसार होता है तो उसमें 3 कारण ये जो दिए हैं ये तीनों सत्य हैं। संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है, दूसरा सदन द्वारा उसे अस्वीकार किया जा सकता है, तो 108 के तहत दोनों सदनों की बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत रहते हैं तब भी बैठक बुला सकते हैं। दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ है तब भी दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं। और ये दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है उस समय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इस पूरे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया है। कारण उसको बताना, किसने बनाया है ये बताना है आपको। राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी जोनल परिषद द्वारा, ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा और ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग द्वारा। केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल
योजना आयोग द्वारा बनाया गया है। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है और वो कार्यरत है। तो इसका सही उत्तर योजना आयोग या नीति आयोग होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। तो मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, चौथा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन में ए में है पहला तीसरा, बी में है तीसरा चौथा, बी इसमें सी है, सी में है पहला दूसरा तीसरा और डी में है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये चारों जो हैं ये मार्क्स के सिद्धांत हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या, ये सभी मार्क्स ने दिए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे CBAM के विषय में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें CBAM क्या है और उसका गलत कथन कौन सा होगा ये आपको बताना है। पहला कथन है, इसका अर्थ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। ऑप्शन बी में दिया है CBAM का लक्ष्य यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले स्टील, सीमेंट, लोहा, उर्वरक और एल्यूमिनियम सहित अन्य ऊर्जा गहन उत्पादों के निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन का उचित मूल्य निर्धारित करना है। सी में दिया है CBAM गैर EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है तथा अफ्रीकी अल्पविकसित देशों के कार्बन उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाली कंपनियों को CBAM में छूट प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी है, EU ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तौर पर आयातित वस्तुओं पर कार्बन कर लगाने का प्रावधान किया है, जिस पर भारत और चीन जैसे देशों ने आपत्ति जताई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है CBAM गैर EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। तो ये बिल्कुल प्रोत्साहित तो करता है, लेकिन इसमें जो आगे बताया है अफ्रीकी देशों के बारे में, तो ये अफ्रीकी देश नहीं है। यूरोपीय संघ के कार्बन उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाली कंपनियों को CBAM में छूट दी गई है। इसके अलावा किसी को छूट नहीं दी गई है और इसी वजह से भारत और चीन जैसे देशों ने इनके ऊपर आपत्ति लगाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल में चर्चा में रहे सैन्य अताशे के विषय में सही उत्तर का चयन करें। तो सैन्य अताशे के बारे में आपको बताना है सही उत्तर। इसमें सैन्य अताशे के बारे में कुछ जानकारी दी है। पहला है, इस पद पर उच्च रैंकिंग वाले सैन्य विशेषज्ञ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, इसके पास विदेशी राजनयिक जैसे विशेषाधिकार होते हैं। तीसरा है, EU के पास लगभग सैन्य अताशे हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस हुआ है दोस्तों, लगभग 12 से 15 के बीच में सैन्य अताशे हैं और अक्टूबर 2023 में EU ने भारत में एक नए सैन्य अताशे को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। चौथा है, EU भारत के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है। कोड दिया है पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर बी में है पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी है पहला और तीसरा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। सैन्य अताशे या रक्षा अताशे एक सैन्य विशेषज्ञ होता है जो एक राजनयिक मिशन दूतावास से जुड़ा होता है। इस प्रकार अताशे पद पर आमतौर पर एक उच्च रैंकिंग वाले सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अताशे के पास एक विदेशी राजनयिक जैसे विशेषाधिकार भी होते हैं। EU के पास में लगभग 12 से 15 सैन्य अताशे हैं और अक्टूबर 2023 में EU ने भारत में एक नए सैन्य अताशे की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था। इसका मुख्य कारण था भारत के साथ में EU अपने रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाना चाहता है। तो ये सभी कथन जो है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।